Acetylcholine. Last time we have discussed the cholinergic drug. Cholinergic drug में हमने डिस्कस किया दैट यू हैव द डायरेक्टली एक्टिंग एजेंट्स या डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स और द इनडायरेक्टली एक्टिंग वंस. जो डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स थी उनको भी फर्दर वी हैव क्लासिफाइड इनटू सिंथेटिक वंस एंड द नेचुरल एल्कलॉइड्स. अब ये एक क्लासिफिकेशन लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस कर ली एंड लिस्ट कर ली, नेम्स पढ़ लिए. जब आप बुक के टेक्स्ट की तरफ आओगे आपकी हेडिंग आ गई डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक एजेंट्स की. भाई आपके बुक के पेज में राइट साइड पे आपको एक टेबल भी मिल रहा है जहाँ ड्रग्स दी हैं, ठीक है, लेकिन सब डिविजन्स नहीं की हुई. ठीक है, आप लोगों ने सब डिविजन्स करके देख ली. अब जी हम बुक के टेक्स्ट की तरफ आ जाते हैं. द टॉपिक इज़ द डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक एजेंट्स. भाई डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक एजेंट्स क्या काम करेंगे? वैसे ही काम करेंगे जिस तरह के आपका एसिटाइलकोलिन विद इन दी बॉडी काम करता है. ठीक है, अब जी कोलिनर्जिक एजेंट्स ने क्या करना है? दे विल मिमिक, एनहेंस करेंगे किसके इफेक्ट को? एसिटाइलकोलिन को. भी एसिटाइलकोलिन ऑलरेडी मेरी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है. जो फंक्शन एसिटाइलकोलिन परफॉर्म करना है वही फंक्शन मेरे डायरेक्टली एक्टिंग एजेंट्स ने भी बॉडी के अंदर जाके परफॉर्म करना है. तो भाई दे आर बेसिकली डूइंग व्हाट? दे आर मिमिकिंग, मिमिक कर रहे हैं, ये मिमिक कर रहे हैं, पोटेंशिएट कर रहे हैं, एनहेंस कर रहे हैं किसके एक्शन को? एसिटाइलकोलिन के एक्शन को, एसिटाइलकोलिन के इफेक्ट को. ठीक है, अब जी आपके एसिटाइलकोलिन ने या जो आपने ड्रग्स पेशेंट को दे दी उसने जाकर कौन से रिसेप्टर पे काम करना है? दे विल एक्ट ऑन दी कोलिनो रिसेप्टर्स, जिसको हमने पहले कहा था एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर. भी अनदर नेम इज दी कोलिनो रिसेप्टर. अब कोलिनो रिसेप्टर वी हैव डिस्कस्ड लास्ट टाइम आर ऑफ टू टाइप्स, निकोटिनिक वंस एंड दी मस्करीनिक वंस. निकोटिनिक रिसेप्टर्स दो तरह के हैं, मस्करीनिक रिसेप्टर्स आर ऑफ 5 टाइप्स. ठीक है, अब जी विद इन द टेक्स्ट आपका ऑथर ने कह दिया कि आप अपने इन डायरेक्टली एक्टिंग एजेंट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं. फर्स्ट वो कैटेगरी दैट आर दी एंडोजेनस कोलिन एस्टरेजेस, जो एंडोजेनसली आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है. उसकी एग्जांपल आपको पता है एसिटाइलकोलिन. या फिर भी आपके पास मार्केट में इसके सिंथेटिक एस्टर्स प्रेजेंट हैं. फर्स्ट वन इज एंडोजेनस कोलिन एस्टर्स, या फिर इसी कोलिन एस्टर के सिंथेटिक फॉर्म्स अवेलेबल हैं जिसको हम कह देंगे सिंथेटिक एस्टर्स ऑफ द कोलिन. फर्स्ट कैटेगरी ये आ गई. दूसरी कैटेगरी आपके पास आ गई नेचुरली अक्रिंग एल्कलॉइड्स की. ठीक है, मेरे पास एसिटाइलकोलिन नेचुरली मेरी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, दैट इज द एंडोजेनस कोलिन एस्टर. ठीक है, या फिर मेरे पास सिंथेटिक एस्टर्स कोलिन के अवेलेबल हैं जिसकी एग्जांपल है, देखो टेक्स्ट के अंदर कौन सी लिखी हुई है, कार्बाकोल एंड दी बिथेनिकोल. ठीक है, एक फर्स्ट ग्रुप ये आ गया. द सेकंड ग्रुप इज दी नेचुरली अकरिंग एल्कलॉइड्स. नेचुरली अकरिंग एल्कलॉइड्स के आपके पास एग्जांपल है निकोटीन एंड दी पाइलोकार्पिन. सारी ड्रग्स को हमने डिटेल में पढ़ना है. फिलहाल आज हमने पढ़नी है एसिटाइलकोलिन. अच्छा जी, आपके ऑथर ने कहा कि भाई अगर मैं ड्रग्स के एक्शन की बात करूं, कितने ड्यूरेशन के लिए आपके पास ड्रग का एक्शन है, तो एक कॉमन सेंस की बात है. आप लोगों ने स्टडी किया है कि एसिटाइलकोलिन रेडिली डिग्रेड हो जाती है, जल्दी से डिग्रेड हो जाती है आपकी बॉडी के अंदर विद द एंजाइम दैट इज गुड एस्टरेज. का पूरा नाम क्या था? एसिटाइलकोलिन एस्टरेज. ऐसे इसको अब्रीवेट करते थे ना, एसिटाइलकोलिन एस्टरेज. फिर इसके कंपैरेटिवली आपने अभी हम डिस्कस करेंगे, दोबारा डिस्कस कर लेंगे सूडोकोलिन एस्टरेज को भी. ठीक है बच्चों, अब जो एसिटाइलकोलिन दैट इज़ द डायरेक्टली एक्टिंग एजेंट, इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो शॉर्टर है. क्यों शॉर्टर है आपने कहना है? बिकॉज ऑफ द डिग्रेडेशन बाय द एंजाइम दैट इज़ द एसिटाइलकोलिन एस्टरेज. ठीक है, अब इसके कंपैरेटिवली जो आपके पास दूसरे डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स हैं उनका जो ड्यूरेशन है दैट इज़ ग्रेटर. ठीक है, आपने रिसर्च आर्टिकल्स मिले, आपको रिसर्च आर्टिकल्स में ये भी मिला कि आपके पास जो एसिटाइलकोलिन है उसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है दैट इज़ फॉर 5 to 20 सेकेंड्स. आपके पास जो नेचुरली अकरिंग एल्कलॉइड्स हैं जिसकी एग्जांपल आप लोगों ने स्टडी की, द एग्जांपल वाज दी निकोटीन एंड दी पाइलोकार्पिन. आपके पास जो सिंथेटिक एस्टर्स हैं कोलिन के, दीज आर दी कार्बाकोल एंड दी बिथेनिकोल. ठीक है, अब जी अगर मैं ड्रग्स की बात करूं, पाइलोकार्पिन की या बिथेनिकोल की भी आपको आपके टेक्स्ट के अंदर ऑथर ने लिपनकॉर्ट में मेंशन कर दिया. दे विल एक्ट, दीज आर दी मस्करीनिक एजेंट्स. मस्करीनिक एजेंट्स वो एजेंट्स हैं जो कि मस्करीनिक रिसेप्टर्स के ऊपर काम करेंगे.
भाई अगर आप रिसेप्टर्स की बात करें, ऐसा नहीं कि मुझे एक साइट पे एक ही टाइप ऑफ रिसेप्टर मिलेगा कि खाली मेरे पास एक ऑर्गन है वहाँ पे खाली पैरासिम्पथेटिक रिसेप्टर्स हैं या सिंपथेटिक रिसेप्टर्स हैं, नहीं भाई आपके पास मल्टीपल रिसेप्टर्स एक ऑर्गन पर आपको मिल सकते हैं। क्लियर। अब जी अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, ड्रग की तरफ आते हैं। आपके ड्रग का नाम है दैट इज़ दी एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन को बच्चों कैसे एब्रीवेट करते हैं? ACH से करते हैं। ACH इज द डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग, एंडोजिनसली भी आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। बच्चों आप एसिटाइल कोलिन की बात करें तो दिस इज द क्वाटरनरी अमोनियम। भाई क्योंकि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, डेफिनेटली दिस विल नॉट क्रॉस दी सेल मेम्ब्रेन। अच्छा जी, अब ये सेल मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट नहीं कर सकता। अंडरस्टूड सी बात है। एसिटाइल कोलिन आपके नर्व्स से, न्यूरॉन्स से रिलीज हो रहा है, सो दिस इज दी न्यूरोट्रांसमीटर। अभी से याद रख लो, जब मैं CNS में इन सब्सटेंसेस को डिस्कस करूंगी तो आई विल यूज द वर्ड न्यूरोमॉड्यूलेटर। अभी ANS में मैं वर्ड यूज करूँ, दिस इज द न्यूरोट्रांसमीटर। अब जी आपके ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है रिलीज कहाँ से हो रहा है? आप लोगों ने फिगर देखी थी कैटसन की, आपके पास इस तरह से आपकी नर्व आ रही थी, आपके स्पाइनल कॉर्ड से आ रही थी ना, देन उसे गैंग्लिया मिला, फिर जी नर्व्स निकली। गैंग्लिया से पहले की जो नर्व्स थी, न्यूरॉन्स, तो उसको मैं क्या कह रही थी? प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स। गैंग्लिया के बाद जो न्यूरॉन्स है दीज वर दी पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स। प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स की सेल बॉडी कहाँ पर लोकेटेड थी? दैट वाज लोकेटेड विद इन दी स्पाइनल कॉर्ड। पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स की सेल बॉडी कहाँ पर लोकेटेड थी? विद इन दी गैंग्लिया। जो या आपके पास जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स हैं, चाहे वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की हो या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की हो, आपको पता है दीज वर रिलीजिंग दी एसिटाइल कोलिन। भाई एसिटाइल कोलिन रिलीज कर रही थी, फिर जी दिस एसिटाइल कोलिन जो कि रिलीज हुआ था दैट वाज एक्टिंग ऑन दी गैंग्लिया। गैंग्लिया के ऊपर आपको रिसेप्टर मिल रहा था, दैट वाज द निकोटिनिक रिसेप्टर। ठीक है। सो एक लोकेशन जी न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ कहाँ से रिलीज होता है? फर्स्ट आपको पता चल गया प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स से। दूसरा आपके पास दिस इज आल्सो रिलीज्ड फ्रॉम द पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स, लेकिन वो न्यूरॉन्स कौन सी कैटेगरी के होंगे? सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक? पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक। अगर तो पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स हैं, पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स विल रिलीज दी एसिटाइल कोलिन। देन दिस इज आल्सो, अगर आपको क्लासिफिकेशन याद हो, दिस इज आल्सो रिलीज्ड फ्रॉम दी सोमैटिक नर्व्स। तीसरी आपके पास ऑप्शन आ गई है सोमैटिक नर्व्स की। सोमैटिक नर्व्स कौन सा सिस्टम को कंट्रोल करती थी? आपके स्केलेटल सिस्टम को, स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल करती थी। का ये जो एसिटाइल कोलिन है इसके सच कोई सिग्निफिकेंट थेराप्यूटिक इंपॉर्टेंस नहीं है। भाई क्यों इसकी थेराप्यूटिक इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, बिकॉज ये रैपिडली डिग्रेड हो जाता है बिकॉज ऑफ दी एंजाइम, और इस एंजाइम का क्या नाम है? एसिटाइल कोलिन एस्टरेज। ठीक है। अभी अब एसिटाइल कोलिन का जो एक्शन है वो भी डिफ्यूज्ड एक्शन है, मल्टीपल लोकेशंस पे जाकर काम कर रहे हैं। तो भी हम लोगों को तो ऐसे ड्रग्स प्रेफरेबल है जो स्पेसिफिकली आपके टारगेट के ऊपर काम करें। ठीक है। और तीसरी बात ये कि आपका ये जो एसिटाइल कोलिन है दैट इज नॉन सेलेक्टिव, ये मस्करीनिक रिसेप्टर्स के ऊपर भी जाकर बाइंड करता है और निकोटिनिक रिसेप्टर्स के ऊपर भी जाकर बाइंड करता है। अब जी हम लोग कुछ एक्शंस, फार्माकोलॉजिकल एक्शंस देख लेते हैं आपके एसिटाइल कोलिन के। सबसे पहले ऑर्गन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज दी हार्ट। आपके मस्करीनिक रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ऑन दी हार्ट। अब ऑर्गन से देखते जाना और साथ साथ लोकेशंस चेक करते जाना। बच्चों फर्स्ट ऑर्गन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज दी हार्ट। फार्माकोलॉजिकल एक्शंस देखने जा रहे हैं एसिटाइल कोलिन के। फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस इट्स एक्शन ऑन दी हार्ट। भाई अब हार्ट के ऊपर डेफिनेटली कोई ना कोई रिसेप्टर्स होंगे। लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस्ड कि हार्ट के ऊपर कौन से टाइप ऑफ रिसेप्टर थे? दीज वर दी मस्करीनिक रिसेप्टर। मस्करीनिक रिसेप्टर्स में कौन से रिसेप्टर थे? दीज वर M2 रिसेप्टर्स। अब जी यहाँ पर क्योंकि ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इसने क्या करना है कि आपके हार्ट रेट को डिक्रीज कर देना है। हार्ट रेट को डिक्रीज किया
और हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को डिक्रीज किया। ठीक है, अगर मैं हार्ट रेट कह रही हूँ डिक्रीज हुआ तो क्या ब्रेडिकार्डिया होगा? क्या ब्रेडिकार्डिया होगा? डेफिनेटली ब्रेडिकार्डिया हार्ट रेट को रिप्रेजेंट करता है ना। अच्छा, अगर जी हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिक्रीज हुई तो इसके लिए क्या मैं कह दूंगी, दिस विल गिव द नेगेटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट। सो भाई इधर दिस इज गिविंग द नेगेटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट। आप लोगों ने ये वर्ड्स याद रखने हैं जो फिजियोलॉजी के अंदर वर्ड्स थे। तो मैंने कह दिया मैं एसिटाइल कोलिन इज दी नेगेटिव आइनोट्रोपिक ड्रग। अब जी ये एक्शन हुआ क्यों? बिकॉज माई ड्रग वाज एक्टिंग ऑन दी M2 रिसेप्टर। और M2 रिसेप्टर्स का बच्चों मोड ऑफ एक्शन क्या था? ये एक्साइटेटरी थे कि इनहिबिटरी थे? दिस वर द इनहिबिटरी रिसेप्टर्स। इसका मोड ऑफ एक्शन क्या था? दिस वाज बेसिकली इनहिबिटिंग द एंजाइम दैट वाज द एडिनाइल साइक्लेस। एडिनाइल साइक्लेस जब इनहिबिट हो गया तो साइक्लिक एएमपी का लेवल इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? देयर विल बी द डिक्रीज इन द लेवल ऑफ द साइक्लिक एएमपी। पोटाशियम आयंस की इनफ्लक्स होगी कि इफ्लक्स होगी? इनफ्लक्स होगी विद इन द सेल्स, जिसकी वजह से हाइपरपोलराइजेशन होगी, और हाइपरपोलराइजेशन होगी जिसकी वजह से आपका हार्ट रेट और हार्ट की कॉन्ट्रैक्शंस डिक्रीज होंगी। क्लियर? दूसरी बात ये कि आपके ऑथर ने कहा बेसिकली ये सारा मैकेनिज्म चल कैसे रहा है कि आपका जो एसिटाइल कोलिन का एक्शन है हार्ट के ऊपर, अब इसने एसिटाइल कोलिन ने क्या करना है कि दिस विल मिमिक द इफेक्ट ऑफ द वेगल स्टिम्युलेशन। यानी कि इधर हम बात करने जा रहे हैं आपकी वेगस नर्व की। वेगस नर्व इज विच नंबर ऑफ नर्व? दैट इज क्रेनियल नर्व नंबर 10, वेगस नर्व। अब बच्चों आपके जो वेगस नर्व है दैट इज द क्रेनियल नर्व 10, दैट इज द नर्व ऑफ योर पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। अगर आपको इसकी एनाटॉमी याद हो, दिस इज द नर्व ऑफ द पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। अब इसलिए ये जो नर्व है दैट इज इन्वॉल्व्ड विद द फंक्शन ऑफ द डाइजेशन, हार्ट रेट एंड द ब्रीदिंग। हम इधर डिस्कस कर रहे हैं हार्ट को, वी आर डिस्कसिंग दी हार्ट रेट। अब जो मेजर फंक्शन, जो मोटर फंक्शन इधर हम डिस्कस कर रहे हैं आपकी इस क्रेनियल नर्व का मोटर फंक्शन, इसका सेंसरी फंक्शन भी है, इधर हम डिस्कस कर रहे हैं इसका मोटर फंक्शन। इसका मोटर फंक्शन क्या है कि वेगस स्टिमुलेशन हुई, वेगस नर्व ने क्या करना है, इसने आपके हार्ट रेट को कम करना है। अब बेसिकली हुआ क्या बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आओ। बेसिकली हुआ क्या कि वेगस नर्व ने आपकी जो क्रेनियल नर्व नंबर 10 थी, दिस विल रिलीज दी एसिटाइल कोलिन। इसने एसिटाइल कोलिन को रिलीज किया। एसिटाइल कोलिन ने एक्ट किया आपके एसए नोड के ऊपर। अब भी आगे से आपको एसए नोड का फिजियोलॉजी में सारा फंक्शन पता है कि भी एसए नोड जो है, एसए नोड के ऊपर यू विल फाइंड दी मस्करीनिक रिसेप्टर्स, और अब सारा एक्शन परफॉर्म होगा। अब इसके भी एक्टिवेशन से हुआ क्या कि बेसिकली आपका जो पेस मेकर था उसका रेट कम हो गया। ठीक है, पहली चीज़, पहले एक्शन मैंने क्या बताया, पेस मेकर का रेट कम हो गया। ठीक है, फिजियोलॉजी अगर याद करो, पेस मेकर का आपका इधर से रेट कम हो जाएगा। ठीक है जी, और जी आपके पोटाशियम आयंस की क्या होगी, इनफ्लक्स होगी, जो अभी डिस्कस की ना, सारे वही फंक्शंस होंगे ना। पोटाशियम आयंस की आपके इनफ्लक्स होगी, दिस विल डिक्रीज दी पेस मेकर करंट। और पेस मेकर करंट को फिजियोलॉजी में कैसे रिप्रेजेंट करते थे, IF से। अगेन इसकी सारी डिटेल नेक्स्ट सेमेस्टर में हार्ट में भी आएगी। अच्छा जी, सो भी और एक फोर्थ फंक्शन क्या होगा, दिस विल स्लो द इनवर्ड कैल्शियम करंट। क्लियर? अल्टीमेटली ये सारे फंक्शंस होने हैं जिसकी वजह से देयर विल बी द डिक्रीज इन हार्ट रेट, इट मीन्स देयर विल बी द नेगेटिव क्रोनोट्रोपी, देयर विल बी द डिक्रीज इन द स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, देयर विल बी द डिक्रीज इन रेट ऑफ फायरिंग एट द एसए नोड। ये सारे फंक्शंस होंगे। तो भाई ये सारे फंक्शंस किसके हैं, ये दीज आर बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ द एसिटाइल कोलिन फ्रॉम द क्रेनियल नर्व नंबर 10। क्लियर? अच्छा जी, ये हमने डिस्कस कर लिया आपके हार्ट को। अब हार्ट को देख के मुझे बताओ अब इसका ब्लड प्रेशर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा।
ब्लड प्रेशर में मेनली हम लोगों ने जो फैक्टर डिस्कस करना है वो फैक्टर डिस्कस करना है आपकी वेसल्स का। कल भी अगर आपको याद हो वी हैव डिस्कस्ड द डुअल इफेक्ट ऑफ द एम, कौन से टाइप ऑफ रिसेप्टर्स का डुअल इफेक्ट पड़ा था? देखो M2 का भी वेसोडाइलेटरी इफेक्ट पड़ा था और M3 का भी पड़ा था। बच्चों M3 जो थे वो आपके स्मूथ मसल्स में, आपके लंग्स के, आपके ब्रोंकियोल्स में क्या करते थे? कॉन्ट्रैक्शन के रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन करते थे। गुड, कॉन्ट्रैक्शन करते थे। लेकिन हार्ट की वेसल्स में क्या करते थे? रिलैक्सेशन। तो भाई आपको पता चल गया, अगर मैं हार्ट की यानी कि अब मैं वेसल्स की बात करने जा रही हूँ तो मेरे जो वेसल्स हैं वहाँ पे आई हैव दी M3 रिसेप्टर्स। अब M3 रिसेप्टर ने सेम आपने वही वाला कल वाला एक्शन डाल देना है कि दिस विल कॉज दी वाइजोडाइलेशन, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर लो होगा। अल्टीमेटली देखो मैंने आपके लिपिन-कोट में आगे किसी चैप्टर में दिया हुआ था कि वैसोडाइलेशन कैसे होगी, उसका फ्लो फिगर डाल दिया है कि नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से होगी, जिसकी वजह से साइक्लिक ईएमपी का लेवल बढ़ेगा। और अल्टीमेटली अगर आपको याद हो तो क्या हुआ था? प्रोटीन काइनेस जी स्टिमुलेट हुआ था एंड द अल्टीमेट रिजल्ट वाज दैट देयर वाज अ डीफॉस्फोरिलेशन ऑफ द मायोसिन लाइट चेन। अगर जी मायोसिन के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता तो उसने एक्टिन के साथ इंटरेक्ट करना था, स्लाइडिंग होनी थी, कॉन्ट्रैक्शन होना था। अब जी मायोसाइन के साथ फॉस्फेट अटैच है नहीं, डीफॉस्फोरिलेटेड है, तो किसी किस्म की कोई कंट्रैक्शन नहीं होगी। आपकी वेसल्स will always remain in the relaxed state. Clear? So in the next slide, in the absence of the administered cholinergic agent, तो जी आपके जो इस केस में आपके कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स हैव नो नोन फंक्शंस। अच्छा, क्योंकि हम लोग इतनी मार्केट में भी ना हम लोग आपके एसिटाइल कोलिन को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। क्यों? बिकॉज वी हैव बेटर ड्रग्स जो आपके पास मार्केट में अवेलेबल हैं। अच्छा जी, अब जी क्यों नहीं देते? आपके ऑथर ने ये जो स्टेटमेंट लिखी इसकी एक रीज़न डिस्कस कर ली। क्यों? एसिटाइल कोलिन इज नेवर रिलीज्ड इनटू द ब्लड इन द सिग्निफिकेंट क्वांटिटी। एज सच इतनी क्वांटिटी में आपके एसिटाइल कोलिन आपके ब्लड के अंदर रिलीज नहीं होती कि हम कह देंगे भी दिस इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। वी विल स्टडी द ब्रेन, ऐसा नहीं कि बेस की सिग्निफिकेंस है ही नहीं, हम लोग ब्रेन को डिस्कस करेंगे। यू विल सी कि देयर एसिटाइल कोलिन इज आल्सो इम्पॉर्टेंट। हम लोगों ने एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स को बैलेंस में रखना होता है, ठीक है। अब जी दूसरे एक्शंस की तरफ आ जाते हैं। दूसरे एक्शंस में सबसे पहले आपके ऑथर ने डिस्कस किया, एक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया एक्शन आपके हार्ट के ऊपर, दूसरा डिस्कस कर लिया आपके वेसल्स के ऊपर, तीसरा एक्शन हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं आपके जीआईटी ट्रैक के ऊपर। भाई जीआई ट्रैक में, जीआईटी में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, जीआई ट्रैक के अंदर आपके ऑथर ने डिस्कस किए हैं आपके टेक्स्ट के अंदर आपके सलाइवरी ग्लैंड्स को और इंटेस्टाइन को। भाई अगर मैं अपने सलाइवरी ग्लैंड्स की बात करूं, इवन अगर मैं लैक्रिमल ग्लैंड्स को भी कंसीडर करूं, ठीक है, देयर यू विल फाइंड आउट दी M3 रिसेप्टर्स, ठीक है। यहाँ आपको M3 रिसेप्टर्स मिले। जैसे इन रिसेप्टर्स की स्टिमुलेशन होगी बाय बाइंडिंग ऑफ द एसिटाइल कोलिन, देयर विल बी द इंक्रीज स्लाइवेशन, ठीक है। तो भाई एक जीआईटी के ऊपर इसका ये इफेक्ट आ गया। दूसरा जी इंटेस्टाइनल सेक्रीशंस भी बढ़ जाएंगी और इंटेस्टाइनल मोटिलिटी भी बढ़ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब जी गैस्ट्रिक एसिड सेक्रीशंस अगर आपको याद हो, ठीक है, हम लोगों ने सलाइवरी ग्लैंड डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आ जाओ। भाई अगर मैं अपने जीआई ट्रैक की बात करूं, देयर इन अबंडेंस, मुझे जीआई ट्रैक में मेरे इंटेस्टाइन पे कौन से रिसेप्टर्स इन M3 कहाँ पे मिले थे? सलाइवरी ग्लैंड्स में, ठीक है। अब जी अगर मैं अपने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक की बात करूं, उधर मुझे M2 रिसेप्टर्स मिलते हैं इन अबंडेंस, ठीक है। अब जी अगर मैं बात करूं आपके गैस्ट्रिक सेक्रीशंस के रिलेटेड, यानी कि अगर मैं अपने स्टमक की बात करूं तो स्टमक पे आई विल फाइंड आउट दी M1 रिसेप्टर्स, ठीक है। अब जी सबसे पहले M3 रिसेप्टर जो आपके सलाइवरी ग्लैंड्स पे प्रेजेंट थे, इनकी स्टिमुलेशन हुई तो सलाइवेशन इंक्रीज हो गई, ठीक है। मेरे M2 रिसेप्टर जो कि मेरे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में प्रेजेंट थे, तो इसने क्या किया? इसने स्टिमुलेट कर दिया आपके इंटेस्टाइनल सेक्रीशंस को, ठीक है। अब जी मेरे पास मेरे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में मेरे पास ये भी
फैक्ट्स अवेलेबल हैं कि M2 के साथ साथ आई विल आल्सो फाइंड आउट दी M3 रिसेप्टर्स। तो भी अल्टीमेट इफेक्ट जो मेरे पास गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में आएगा दैट विल स्टिमुलेट दी सेक्रीशन, दैट विल स्टिमुलेट दी मोटिलिटी। ठीक है, अब जी अगर मैं बात करूं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक की, आपको क्लासिफिकेशन याद हो तो आपने एक ड्रग पढ़ी थी जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सेक्रीशंस को, एसिड की सेक्रीशन को इनहिबिट करी थी। कौन सी ड्रग थी? पायरेंजीपिन एंड टेलेंजीपिन। वो कौन सा रिसेप्टर को ब्लॉक करी थी? M1 रिसेप्टर को ब्लॉक करी थी। सो क्लासिफिकेशन से ही आपको आइडिया है कि आपके ये जो स्टमक है देयर यू विल हैव दी M1 रिसेप्टर, और M1 रिसेप्टर की एक्टिवेशन से क्या होगा? देयर विल बी द एनहांस्ड एसिड सेक्रीशन। ठीक है, क्लियर? इसके अलावा जी रिसर्च आर्टिकल्स जितने मर्जी फाइंड आउट करते जो आपको पता चल जाएगा जी स्टमक में खाली M1 ही नहीं है, M1 के अलावा M3 भी है और M5 भी है। आपको पता है M1 की बात करूँ मैं, M3 की बात करूँ मैं, M5 की बात करूँ, दीज ऑल आर दी एक्साइटेटरी वंस। M2 और M4 आर दी इनहिबिटरी वंस। ठीक है भाई, अब हम बात कर लेते हैं अपने ब्रोंकियोलर सेक्रीशंस की, अपने ब्रोंकियोल्स की, अपने लंग्स की तरफ चलते हैं, रेस्पिरेशन की तरफ चलते हैं। भाई जब हम लोग अपने फोर्थ सिस्टम के ऊपर आ गए, ठीक है, ब्रोंकियोल्स की बात कर रहे हैं, तो ब्रोंकियोल्स में आपको कौन से रिसेप्टर्स मिल रहे थे? M3 मिल रहे थे। यहाँ पे M3 रिसेप्टर की एक्टिवेशन से क्या हो रहा था? कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी और ब्रोंकियोलर सेक्रीशंस इंक्रीज हो रही थी कि डिक्रीज हो रही थी? म्यूकस इंक्रीज हो रहा था कि डिक्रीज हो रहा था? इंक्रीज होगा। अगर एक कॉन्ट्रैक्शन हो गई, म्यूकस की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, सेक्रीशंस की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, अब रेस्पिरेशन में आपको आसानी होगी या नहीं होगी? नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। भाई ये चीज़ आपके टेक्स्ट में, आपके ब्लैक कलर के टेक्स्ट में लिखी है कि अगर मैं स्मूथ मसल्स की बात करूं, ब्रोंकियोल्स की बात करूं, देयर आई विल फाइंड द M3 रिसेप्टर्स। ये M3 रिसेप्टर उधर मुझे म्यूकस ग्लैंड्स में भी मिलते हैं। अब जी इनकी एक्टिवेशन से क्या होगा? ब्रोंकियोल्स की कंस्ट्रिक्शन होगी और म्यूकस की सेक्रीशन बढ़ेगी, दैट विल लिमिट दी एयर फ्लो, जिसकी वजह से आपको रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं आपके यूरिनरी ट्रैक की तरफ। नाउ द फिफ्थ ऑप्शन इज ऑफ द यूरिनरी ट्रैक। अगर मैं यूरिनरी ट्रैक की बात करूं तो बच्चों इधर भी मुझे मस्करीनी के रिसेप्टर्स मिलते हैं। आपके टेक्स्ट में मेंशन है एसिटाइल कोलिन ने जब आपके डिट्रोजर मसल्स के ऊपर एक्ट किया तो उसके एक्शन से क्या हुआ कि उन मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी, जिसकी वजह से यूरिनेशन होगी। तो यहाँ से आपको नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑलरेडी पता है कि अगर मैं डिट्रोजर मसल्स की बात करूँ, डिट्रोजर मसल्स जब भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या करेंगे? ये यूरिनेशन करवाएंगे। दे विल पुश द यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर इनटू द यूरेथ्रा। यहाँ पे जी आपको बेसिकली रिसेप्टर कौन सा मिल रहा था? इन मसल्स में भी द रिसेप्टर वाज द M3 रिसेप्टर, जिसकी एक्टिवेशन से कॉन्ट्रैक्शन आई। ठीक है, अब जी आ जाते हैं हम लोग अपने सिक्स्थ सिस्टम की तरफ, आई की बात कर लेते हैं। ठीक है, आई में जी दो मसल्स हम लोग 2 पॉइंट से डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले वी विल डिस्कस दी सीलरी मसल, देन वी विल डिस्कस दी प्यूपिला स्फिंक्टर मसल्स। ठीक है, सीलरी मसल्स एंड प्यूपिलाए स्फिंक्टर मसल्स। भाई आपके सीलरी मसल्स की जब एक्टिवेशंस हुई तो दे विल कॉन्ट्रैक्ट बाय द एक्शन ऑफ द एसिटाइल कोलिन, दे विल कॉन्ट्रैक्ट फॉर द नियर विजन, ताकि आपको दिखाई दे सके। ठीक है, अगर जी मैं प्यूपिलाए या स्फिंक्टर मसल्स, प्यूपिलाए स्फिंक्टर मसल्स की बात करूं, वहां भी कंस्ट्रिक्शन होगी, दोनों मसल्स में कंस्ट्रिक्शन होगी। अच्छा, तो अगर जी स्फिंक्टर मसल्स की कंस्ट्रिक्शन हुई, दिस विल रिजल्ट इन मायोसिस। मायोसिस आपको पता है दैट इज द कंस्ट्रिक्शन ऑफ द प्यूपिल। अगर यहाँ कंस्ट्रिक्शन बच्चों हो रही है, आपके जहन में क्या आता है? यहाँ आपको कौन सा रिसेप्टर मिल रहा है? इज इट पॉसिबल कि M3 हो यहाँ पर? अच्छा जी, भी आपके पास 1% एसिटाइल कोलिन आल्सो अवेलेबल। ठीक है, आप लोगों ने एसिटाइल कोलिन के जो आई ड्रॉप्स डालने के हैं, दैट इज एट द इंटीरियर चैम्बर ऑफ द आई टू प्रोड्यूस मायोसिस। आपके ऑथर ने कहा ये आप ड्रॉप्स यूज़ करेंगे मायोसिस करवाने के लिए। कब मायोसिस करवाने के लिए? ड्यूरिंग दी ऑप्थेल्मिक सर्जरीज। ठीक है,
अब इस पॉइंट को इतना, आई को इतना भी फिलहाल डिस्कस नहीं करें, ग्लूकोमा पढ़ेंगे उधर डिस्कस कर लेंगे। भाई पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन हुई, सिलियरी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन हुई, सिलियरी मसल्स में मुझे जो रिसेप्टर मिल रहे थे दैट वाज दी M3 रिसेप्टर। इसी तरह अगर मैं पेपिला स्फिंक्टर मसल्स की बात करूं, वहाँ भी मुझे M3 रिसेप्टर्स मिल रहे थे। क्लियर? अच्छा, अब जी ये आपकी थी बच्चों ड्रग दैट वाज एसिटाइल कोलिन।